स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी का मतलब है कि बेंजीन, हाउ मच बेंजीन इज स्टेबल टू अ केमिकल अटैक, टू एनी केमिकल रिएजेंट। बेंजीन जो है वो स्टेबल है टुवर्ड्स ऑर्डिनरी केमिकल रिएजेंट्स या इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इसके बारे में ये लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। आपने पहले भी पढ़ा है कि लास्ट टॉपिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, उसमें आपने पढ़ा था कि बेंजीन जो है उसके अंदर 6 पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 2 पैरेलल फैशन ऑन द बेंजीन रिंग। अब ये सारे के सारे पैरेलल हैं और ये बेंजीन जो है उसको ऊपर से भी ये ओवरलैप करते हैं बेंजीन रिंग के, और उसके नीचे से भी ओवरलैप करते हैं इनके लूप्स, जिसकी वजह से एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग क्रिएट हो जाता है। ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज़ नॉट ईजी टू अटैक बाय एनी केमिकल रिएजेंट, दैट्स वाई इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। अल्कीन्स जो है उससे कंपेयर किया जा रहा है इसका कि अल्कीन्स जो है वो क्यों इतने स्टेबल नहीं है। एक तो उनमें के अंदर लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। लोकलाइज्ड मतलब 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स हैं और उन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, आम इलेक्ट्रोफाइल बड़े आराम से अटैक कर लेता है। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये दे रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड गिव वाइट प्रेसिपिटेट। इसी तरह अल्कीन्स दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अल्कलाइन केमिनोफोर एंड द कलर ऑफ अल्कलाइन केमिनोफोर इज डिस्चार्ज। ये 2 इनके करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हैं जिसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं। तो बड़े आराम से अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ भी अल्कीन्स रिएक्ट कर लेती हैं और इसी तरह जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ भी। अब हम जो है स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 जो है रेजोनेंस एनर्जी, नंबर 1 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड नंबर 2 है रेजोनेंस एनर्जी। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन एक्सेस हाइड्रोजन इज एडिड टू 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीट की वो मिकदार जो कि इवॉल्व होती है जबकि 1 मोल हाइड्रोजन जो है, 1 मोल नहीं, एक्सेस हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। यानी हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजनेशन का आपने प्रोसेस तो पढ़ा ही है। तो हाइड्रोजन जो है जब डबल बॉन्ड पे ऐड होती है उस दौरान हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अमूमन 120 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट इवॉल्व होती है एक डबल बॉन्ड पे ऐड होने पे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका क्या रिलेशनशिप है टू द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन? इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा होगी किसी भी केमिकल कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। और रेजोनेंस एनर्जी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। इसका क्या है? इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेंजीन जो है, हम उसको आपने देखा होगा ऐसे मेंशन करते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं और 3 जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम IUPAC नेम देंगे तो वो बनेगा 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अब ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो मेजर करनी है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करने के लिए साइक्लोहेक्सीन उसको लेंगे। साइक्लोहेक्सीन क्या है? आप बेंजीन की तरह के हेक्सागोन बनाएंगे और एक डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे, तो ये है साइक्लोहेक्सीन। इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये जो है प्लाटिनम की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो रही है? साइक्लोहेक्सेन में। और इस दौरान जो डेल्टा H है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, अभी सिर्फ एक डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की गई है। बेंजीन के अंदर जो है मतलब कि क्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो अब हम दूसरे की आते हैं तरफ। अब ये है साइक्लोहेक्साडाईन। इसमें एक की बजाय 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम।
अच्छा, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो है हम दो तरीके से कैरी आउट करते हैं। एक तो निकल है और टेम्परेचर हाई रखते हैं 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हम रूम टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर ज़रूरी नहीं जो है वो रिक्वायर हो। अगर हम प्लाटिनम इस्तेमाल करें तो प्लाटिनम या प्लाडियम, ये महंगी मेटल्स हैं, इनके साथ हम हाइड्रोजनेशन कैरी आउट करें तो आराम से रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट हो सकती है। हमने प्लाटिनम या प्लाडियम का इसलिए इस्तेमाल किया है इस वाले रिएक्शन में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ताकि हमें इजीली मेजर हो सके। टेम्परेचर हाई होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करना मुश्किल होगा निकल की सूरत में। तो हमने इस वजह से जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो है प्लाटिनम। प्लाटिनम में जब 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा एच इट शुड बी, अब 2 टाइम्स जो है हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड हुई है तो इसका मतलब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को 119.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए है -239 किलो जूल। ठीक है, तो लेकिन जो एक्चुअल है ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल, और जो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है, इसके करीब करीब ही है, वो है -231.5 किलो जूल पर मोल। ये देखिए उन्होंने इधर लिखा हुआ है, ये हमारी जो है -239, ये जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो वो थी -231.5, और ये जो है ये उन्होंने मेंशन इधर भी की हुई है इक्वेशन के साथ। आगे हम आते हैं फाइनली, अब हमने किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करनी है, उस हेक्सागोन की जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, और इस दौरान जो इसकी डेल्टा एच थी वो क्या होनी चाहिए। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -119.5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -119.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा -358.5 किलो जूल पर मोल। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये है थ्योरेटिकल, यानी हमने खुद कैलकुलेट की है अंदाजे से, साइक्लोहेक्सेन से हमने अंदाज़ा लगाया, और ये हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की कि 3 जो हैं वो डबल बॉन्ड्स में जब हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ट्रिपल द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी जो है वो इवॉल्व होनी चाहिए है, लेकिन इतनी इवॉल्व नहीं होती। एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की गई, बेंजीन को भी हम इसी स्ट्रक्चर से शो करते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन का ठीक है कि नहीं। बहरहाल एक्सपेरिमेंटली हमने बेंजीन की जो है वो कैलकुलेट की तो वो काफ़ी डिफरेंट आई, वो आई -208 किलो जूल पर मोल। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि थ्योरेटिकली हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली कुछ और वैल्यू आई है। अब इसका मतलब क्या है कि बेंजीन हमारे कैलकुलेट किए हुए या जो है डिज़ाइन किए हुए जो स्ट्रक्चर है उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। हम बेंजीन को ये वाला स्ट्रक्चर असाइन करते हैं, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए थी बेंजीन की, लेकिन इतनी नहीं है, इससे कहीं जो है वो कम है, और बेंजीन जो है ज़्यादा स्टेबल है। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी बेंजीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। आगे हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस इनके दरमियान है 150.5 किलो जूल पर मोल का, ये डिफरेंस इधर दिया भी गया है ये। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जो है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इधर आपको दी गई है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी amount of heat actually released and that calculated on the basis of Q structure is now called the resonance energy of that compound। ये इसकी definition है
कि हमने जो है एक डिफरेंस कैलकुलेट किया अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। इन दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। और बेंजीन क्यों स्टेबल है? बेंजीन इज़ स्टेबल ड्यू टू इट्स डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दैट्स मेक इट वेरी 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 स्टेबल।